दोस्तों, टीईटी परीक्षा 2021 रद्द हो गई। लोग हताश हैं, नाराज़ हैं, पर मैं ये कहूँ नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यह एक अच्छा कदम माना जाएगा, क्योंकि अगर पेपर कराया जाता मेरिट बहुत हाई जाती और अच्छे बच्चों का नुकसान होता। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है कि आखिर गलती किसकी है, कि पेपर आउट कैसे हो गया। इस पर ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। और मैं एक सवाल उनसे भी पूछना चाहूँगा जो ये पेपर आउट करते हैं, बाहर लीक करते हैं। भाई कितनी पैसों की भूख है यार, इतना तो सब कुछ मिल रहा है, ये देश हमें इतना दे रहा है, उसके बाद भी। लेकिन आप मेहनत पे लग जाइए, इसको एक अच्छी पहल मानते हुए अगले एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। आइए हम पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैथ के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। सेट आपका कोई सा भी हो, सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिला लेना है, आंसर टिक कर लेना है और सॉल्यूशन पे भी नज़र रखनी है। पहला सवाल है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत है। मैं कह दूं आंसर होगा इसका 20%। लेकिन ये आया कैसे? आइए इसके सॉल्यूशन पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, जब भी कभी अनुपात दिया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि क्रय मूल्य आपका है 5x और विक्रय मूल्य कितना है 4x। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सरल शब्दों में, क्रय मूल्य कितना है 5x, विक्रय मूल्य कितना है 4x। अच्छा, पूछा क्या गया? हानि परसेंटेज। तो हानि का प्रतिशत कितना होगा? सूत्र सब लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते जल्दी से नोट कर लीजिए। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हमेशा हानि का मतलब है कि क्रय मूल्य आपका ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। तो क्रय मूल्य की जगह कितना रख सकते हैं 5x, विक्रय मूल्य की जगह 4x। 5x माइनस 4x, x बटे क्रय मूल्य की जगह 5x इंटू 100। x से x कैंसिल, 100 में से 5 का भाग देंगे 100/5, 20 पंचे 100। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 20%, आप टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? बेटा बहुत आसान सवाल है बच्चों। विकर्ण आपका दिया गया है 8√3 और घन के विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुणे भुजा। जिनको नहीं पता वो नोट कर ले, घन के विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुणे भुजा। √3 से √3 कैंसल, भुजा आपकी कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कोई बताएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। 6 गुणे भुजा स्क्वायर, और भुजा की जगह हम कितना रख देंगे 8। 8 का स्क्वायर 64, 6 चौको 24, 6 छंग 36, 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त के 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल इतना है तो वृत्त का व्यास होगा। चलिए जल्दी से सॉल्यूशन पर नज़र डालें। मान लीजिए वृत्त है, पूरे वृत्त का नहीं, एक आपने भाग काटा और इतने हिस्से का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ये कोण है आपको 120 अंश। तो बेटा खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² θ/360। और इस सवाल में खंड के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है और हमको कितना दिया गया है 66/7। थीटा वो कोण है जितने हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ? पाई की जगह 22/7। आर हमको नहीं पता, थीटा की जगह 120, 360। थोड़ा सॉल्यूशन तेज़ी से करेंगे क्योंकि पेपर बहुत लंबा है। 0 से 0 कैंसिल, 12 तिहाई 36, 7 से 7 कैंसिल, 22 तिहाई 66। r² की वैल्यू किसके बराबर आ गई 9। तो r बराबर किसके आ जाएगा √9। तो वृत्त की जो त्रिज्या है, r मतलब रेडियस, वो 3 सेंटीमीटर होगी।
तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर होगा 6। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा? इसका सीधा सीधा आंसर है 4 गुना। और ये बात हमेशा के लिए ध्यान दीजिए, अगर वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, कोई भी आकृति है, यदि उसकी भुजाएं दुगनी कर दी जाएं, सभी भुजाएं, तो क्षेत्रफल हमेशा 4 गुना हो जाता है। इसको ट्रिकी मानिए, सॉल्यूशन भी हम करके दिखा सकते हैं कि माना वर्ग की भुजा इतनी है या विकर्ण इतना है, फिर हल करके। लेकिन आपको ये ट्रिकी है, तुरंत याद रखिए, अगर भुजा दुगनी कर दें तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। जरूरी नहीं कि वो वर्ग हो, त्रिभुज में भी बोल दे त्रिभुज की सभी भुजाएं दुगनी कर दी जाएं तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विनय एक घड़ी को 75 रुपए में बेचता है तो उसे लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। लागत कीमत क्या है? विनय एक घड़ी को 75 रुपए में बेचता है, उसे लागत कीमत के बराबर लाभ होता है, तो लागत कीमत क्या है? अब देखिए, लागत कीमत तो कम होगी 75 से, तभी तो उसे लाभ हुआ, मतलब उसने कम में बनाया होगा। तो ये आंसर गलत, ये आंसर गलत। अब इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर सही होगा। अब देखिए, चाहे तो आप पूरा सॉल्व कर ले, आंसर से ही आंसर निकाल दें या विकल्प से ही आंसर निकाल दें। तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ। मान लीजिए उसकी लागत कीमत है 60, उसको उतने ही परसेंट का लाभ हुआ, 60% का। क्या 60 का 60%, ये यूँ समझ लें 75 होता है? क्या 60 का 60% 75 होता है? नहीं होता। अब बात करें 50, सपोज हमने ले लिया उसकी लागत कीमत है 50, उसे लाभ भी कितने का हुआ? 50% का। तो 50 का 50/100, 5×5 = 25। अगर उसकी लागत कीमत 50 रुपये है तो उसे लाभ भी कितना हुआ? 50% का। और उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 50, 25, 75। तो ये वाला आंसर करेक्ट है। इसको वैसे करते तो वैसे भी किया जा सकता है, माना लागत कीमत x, फिर लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा देते, हल कर लेते, द्विघात समीकरण बनता। लेकिन एक सिंपल तरीके से करें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। मान लिया उसकी लागत कीमत ये है, लाभ भी इतना है, निकाला 25 रुपये का लाभ हुआ, और 50, 25, 75, इसलिए ये वाला विकल्प करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट है। दो वृत्तों के बीच की दूरी त्रिज्या के योग से कम है तो वृत्त होंगे। तुरंत आंसर देना, अंतःस्पर्शी, बाह्यस्पर्शी, प्रतिच्छेदी या कहीं नहीं काटेंगे। अब देखिए, मान लीजिए 2 वृत्त हैं, 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी। सवाल ऐसा होगा, 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी। मान लीजिए 2 वृत्त हैं, इनके सेंटर हैं। अब मैं ये बना दूं, जो ये दूरी है ना, इनके त्रिज्याओं के योगफल से कम है। देखिए, ऐसे समझाइए कि मान लीजिए 20 है, इसकी त्रिज्या 12 है और इसकी त्रिज्या 10 है, तो 12, 10, 22, तभी तो एक दूसरे को काटेंगे। अगर 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से ज़्यादा हो गई तो दोनों एक दूसरे को कहीं पे नहीं काटते। यदि बराबर हो जाती तो छू के जाते। सवाल में क्या बोला है? केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से कम है, मतलब कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे। जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तुरंत आंसर दे देना बिना सोचे समझे। क्लास 11th में होते तो पूरा प्रोसेस लिखाया जाता कि कैसे क्या क्या कंडीशन है, पर इसके लिए तुरंत सोचिए, तुरंत आंसर दीजिए, एक दूसरे को काटेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1, 5, 2, 10, 15, 4, 20, इसमें क्या आंसर आएगा इस जगह पर? देखिए, 1 के बाद 5 आया, 5 के बाद 2 आया, 2 के बाद 10 आया। कोई लॉजिक नहीं लग रहा, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 5 के बाद 10, 1 को छोड़ दें, 10 के बाद 1 को छोड़ दें, 15, 15 के बाद 20, तो इनके बीच में एक संबंध है। इसी प्रकार 1 छोड़ा 2, 2 1, 3, 3 1, 4, तो मिसिंग टर्म क्या है बेटा? 3। बच्चों, इसका आंसर है 3। चलिए अब अगले सवाल में करते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है।
क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा हुआ है, ए और बी धन पूर्णांकों को 6 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 4 और 5 प्राप्त होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 6 से भाग देने पर शेष फल क्या प्राप्त होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, करने का तरीका है क्लास 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं 9, 10th, 11, 12th के वीडियो मेरे चैनल पे हैं, लेकिन अब मैं टीटी के भी पेपर बनाऊंगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब देखते हैं कब पेपर होता है, उसके बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम ट्रिकी अप्रोच अपनाते हैं, ना कि पूरे प्रोसेस पे जाते हैं। पूरे प्रोसेस पे जाएंगे तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। ए और बी दो धन पूर्णांकों को 6 से भाग देने पर शेषफल 4 और 5 आता है। मैंने कहा ए 10 मान लूँ, बी मान लें 11। 6 से इसमें भाग देंगे शेषफल 4 आ जाएगा, 6 से इसमें भाग देंगे शेषफल कितना आ जाएगा 11। हम ट्रिकी एक ऐसे ही अपने आप नंबर एज्यूम कर लें। अच्छा, इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, कितना हो गया 221। अब इसको 6 से भाग दे दीजिए, जो शेषफल आ जाएगा वही आंसर है। ये ट्रिकी अप्रोच है, इसको हल करने का तरीका लंबा है। अपने आप दो संख्याएं सोच लें जिसमें सवाल की दी गई कंडीशन सेटिस्फाई करे, बस फिर इसके लिए पूछा गया है तो ए स्क्वायर निकाला, बी स्क्वायर निकाला, जोड़ के 6 से डिवाइड कर दें। अगर इसमें 6 से भाग दें तो 6 6 18, 18 4 22, 41, 6 36, 5 बचेगा, शेषफल जो आएगा 5 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर है शेषफल 5 प्राप्त होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 6 से भाग देने पर। ऐसे और भी नंबर आप सोच सकते हैं। ऐसे सोचना चाहें तो 16, 17 6 से भाग देंगे तो इसमें भी कितना आएगा 4, 17 में देंगे तो 5, 16 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर जोड़ के 6 से भाग दे दीजिएगा, आंसर 5 आएगा। ये होती है ट्रिकी अप्रोच, इसमें आपको हल नहीं करना। हल करने का तरीका तो लेंदी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। यदि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यदि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दें। आप लोग को शहनाइयों की आवाज़ आ रही है ना, ये बगल में शादी है। अब आप लोग का भी सब बढ़िया हो जाता अगर पेपर हो जाता, लेकिन गूंजिएंगी कभी न कभी शहनाइयाँ, खुशियाँ गूंजेंगी। तो आइए इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। यदि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब इसका आंसर निकालना है तो 10 से तो ज़्यादा ही आएगा। देखिए, हल करने की प्रोसेस पे जाएं तो ऐसा करें, माना वर्ग की भुजा कितनी मान लें x, थोड़े तरीके से करते हैं। वृद्धि कितने प्रतिशत की कर दी 10% की, तो ये पुरानी भुजा थी। अब नई भुजा कितनी हो गई, x में 10% आपने बढ़ा दिया, और जब इसको हल करेंगे तो नई भुजा आ गई 11x/10। अच्छा, पुराना क्षेत्रफल कितना रहा होगा वर्ग का, भुजा स्क्वायर x स्क्वायर। नया क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, भुजा स्क्वायर 11x/10 का स्क्वायर। पूछा गया है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपने भुजा बढ़ाई तो क्षेत्रफल भी बढ़ गया, लेकिन हमको ये बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। और जो प्रतिशत वृद्धि का सूत्र होता है अंतिम या नया माइनस पुराना बटे पुराना गुणे 100। तो 11 गिरैयम 121 x स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 बटे x स्क्वायर गुणे 100। इस सूत्र को हल कर लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना है। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 21%। अब मैं ट्रिकी बताऊं, 100 का 10% बोला है तो 11 ऊपर आ गया ना, तो 11 का स्क्वायर कर ले 121 और उसे 100 से घटा दें। 121 में से 100 घटेगा तो आंसर कितना आएगा 21%। ये इस प्रश्न का आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन है बच्चों। भैया इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.00032 की पावर 0.6 की वैल्यू कितनी होगी। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें,
तो जानते हैं भैया 32 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अच्छा, अब 2 का स्क्वायर 32 होता है। दशमलव कितने अंक पहले? 1 2 3 4 5, तो दशमलव लगा दें। 5 बार करने पे वही चीज़ फिर आएगी। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब एक रूल होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, घात के ऊपर घात, घातों का आपस में गुणा। 6 पंचे 30, 3 बन गया। और 0.2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। लेकिन दशमलव कितने अंक पहले लगाना है? घात में 3 है ना, दशमलव 1 अंक पे है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 0.008। तो इसका आंसर सही है 0.008। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए शहनाइयाँ बज रही हैं। इस क्वेश्चन के बाद इसी वीडियो को हम दूसरे पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, तो इसको पार्ट 1 नाम दे दिया जाएगा। जल्द ही आपके सामने आएगा पार्ट 2, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। मोहन की 5 वर्ष पूर्व तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 है। मोहन की वर्तमान आयु क्या है? अच्छा, ट्रिकी समझे कि हल करें? ट्रिकी पहले समझते हैं। 5 वर्ष पूर्व, जैसे आज किसी साल कुछ न कुछ साल का मोहन होगा, वही पूछा गया है। और 9 वर्ष बाद जो भी उम्र का गुणनफल है वो 15 है। ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, सभी लोग दिमाग लगा सकते हैं। अच्छा, 5 साल पहले, अगर आज वो 4 साल का है तो 5 साल पहले तो पैदा नहीं हुआ होता ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर आज वो 5 साल का है इसका आंसर, तो 5 साल पहले वो 0 साल का होता, मतलब तब भी वो पैदा नहीं हुआ होता। तो 110% आंसर इन्हीं दोनों में से है। तो एक बार सोचते हैं, करते हैं। 5 वर्ष पूर्व, अगर आज वो 7 साल का है तो 5 वर्ष पूर्व कितने साल का होता? 2 साल का। अगर आज वो 7 साल का है तो 9 वर्ष बाद कितने का होता? 16 साल का। और 16 दूनी, क्या इनका गुणनफल 15 है? नहीं। तो ये भी क्या हो गया? गलत। सही कौन सा होगा? ये वाला करेक्ट होगा। 110% यही करेक्ट होगा। चेक कर लें। 5 वर्ष पूर्व 1 साल का रहा है, 9 वर्ष बाद 9 6, और दोनों का गुणा करा दें तो क्या आ गया? 15। तो इसका आंसर है वर्तमान वायु 15 वर्ष होगी। अब कैसे हल करते हैं तो उस तरीके पे भी जाएं। माना वर्तमान आयु x, मैथमेटिकली 5 वर्ष पूर्व x - 5, 9 वर्ष बाद x + 9, जितना भी है उसके 9 साल बाद 9 जोड़ दें। जैसे आज मैं 25 साल का हूँ तो 9 साल बाद 34 का हो जाऊँगा। तो x - 5 x + 9, इनका गुणनफल 15 है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर लें, द्विघात समीकरण को जो आएगा वो आंसर है। इस वीडियो का सेकंड पार्ट आज ही आपको मिलेगा, लेकिन कुछ क्षणों बाद। तो हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं इसी मैथ के सवाल के सॉल्यूशन में सेकंड पार्ट में। और हताश निराश नहीं होना। हर नज़रिए से एक अच्छा हुआ है। एक तो टाइम मिल गया, दूसरा अच्छे बच्चों का नुकसान नहीं हुआ। और अच्छे बच्चों का नुकसान नहीं हुआ मतलब जब पढ़ा लिखा आदमी जाएगा तो पढ़ाएगा भी, तो एक नई जनरेशन का भविष्य भी कहीं ना कहीं बचा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये पेपर लीक कौन करता है, ये पेपर लीक कैसे होते हैं, तो इस पर विचार मंथन कीजिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। और हम भी सोचेंगे और चाहेंगे सरकार से, लोगों से कि ईमानदारी बरतिए, भारत के भविष्य के निर्माण में कोई दो राय ना करिए। कम से कम एग्ज़ाम अच्छे से होना चाहिए। रातों को लोग जगते हैं, पढ़ते हैं, घरों की कंडीशन कैसी कैसी है, वो कहाँ से पैसे दे सकते हैं, कहाँ से जुगाड़ लगा सकते हैं, उनको भी आगे आने दीजिए, फ्रंट लाइन में खेलने दीजिए। जो मेहनत कर रहा है उसको आगे जाना चाहिए। तो ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। ये सभी को इस पे ध्यान देना चाहिए। जो बड़े प्रशासन पे बैठे हैं, बड़े अधिकारी हैं, तो हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि इस पर ध्यान दें और काम को आगे बढ़ाएं।